कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। माना कि वक्त किसी को माफ नहीं करता, पर क्या करे उनका जो वक्त के आगे निकल गए। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूँ। इससे पहले मैंने दो टॉपिक की वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाई थी। एक वक्फ बोर्ड जो बिल आया था उसके बारे में मैंने आपको समझाया था, और एक मैंने उसके अलावा जो है आपको जो संघर्ष चल रहा है प्रकृति और मनुष्य के बीच में, प्रकृति और विकास के बीच में, वो वीडियो मैंने आपको समझाया। हैदराबाद में जंगलों की जो कटाई थी वो आपको समझाई। आज का एक टॉपिक जो है बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ऐतिहासिक डिसीजन है। कुछ डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही ऐतिहासिक होते हैं क्योंकि वो डिसीजन बहुत मायने में खास होते हैं। आप सभी जानते हो कि जब से भारत में, आप सभी जानते हो कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आप परिचित हो इस बात से। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक नाम मात्र का प्रमुख होता है और एक वास्तविक प्रमुख होता है। जैसे है हमारे यहाँ पर सेंटर के अंदर नाम मात्र के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति है, और जो वास्तविक प्रमुख है वो हमारे प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद होती है। ये आप परिचित हो, ठीक है। ऐसे दोस्तों हमारे यहाँ पर जो राज्य होते हैं, उस राज्य में केंद्र की तरफ से एक व्यक्ति अपॉइंट होता है, उसको हम राज्यपाल कहते हैं। और एक निर्वाचित सरकार होती है जो कि हमारी मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री उसके प्रमुख होते हैं। समय के साथ में आपने ये महसूस किया होगा कि राज्यों के अंदर विवाद चलता ही रहता है। अगर केंद्र में सरकार किसी और पार्टी की है, राज्य में सरकार किसी और पार्टी की है, तो वहाँ पर आप महसूस करते हो कि राज्यपाल और सरकार के मध्य संघर्ष जो है वो लगातार जारी रहता है। उसी संघर्ष में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऐतिहासिक होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 8 अप्रैल को और फिर 11 अप्रैल 2 तारीख को 2 डिसीजन जो दिए हैं वो सचमुच इस केस के अंदर ऐतिहासिक होंगे। मैं आपको पूरी पृष्ठभूमि समझाऊंगा। हो सकता है 25 मिनट लग जाए समझाने में, आपको हो सकता है 30 मिनट लग जाए, पर यकीन मानना इस वीडियो के बाद में आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कोई भी आप वीडियो देखोगे, आप बुक्स को पढ़ोगे, तो आपको खुद को बेहतर महसूस होगा। ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो दोस्तों मुद्दा रहने वाला है आपका, वह रहने वाला है राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति। पहले जो डिसीजन आया था वो केवल राज्यपाल के लिए आया था, अब उसमें राष्ट्रपति को भी जोड़ दिया गया है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति, इनकी जो वीटो पावर होती है, इसको लेकर डिसीजन आया, ठीक है। इनकी जो वीटो पावर होती है, इसको लेकर के डिसीजन आया है। जो इनकी पॉकेट वीटो जो होती है आपके, जो इनकी पॉकेट वीटो पावर है, इसको लेकर के डिसीजन जो है आपके वो आया है, ठीक है। अब ये डिसीजन देने वाला कौन है? यह डिसीजन देने वाला आपके कौन है? सुप्रीम कोर्ट। किसने? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मुद्दा क्या है, चर्चा में क्यों आ गया मुद्दा, हम बहुत सारे पक्ष समझने वाले हैं। पहली बात तो चर्चा में ये मुद्दा क्यों आया, ठीक है। अगला पॉइंट आपके, ये विवाद स्टार्ट कहाँ से हुआ था। फिर अगला पॉइंट, इस विवाद का कारण क्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आया आपके, वो डिसीजन क्या कहता है राज्यपाल के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे राज्यपाल के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, राष्ट्रपति के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, और सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से आर्टिकल हैं, और फिर क्या इसका निष्कर्ष है। इन सब बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो मुद्दा आपके सामने आया था वो ये है कि सबसे पहली बात तो कि ये चर्चा में क्यों आया। सवाल बने कि भाई ये चर्चा में क्यों आ गया, अभी ये मुद्दा इतना चर्चा में क्यों है। आपको अखबारों के अंदर, न्यूज़ के अंदर, हर जगह आपको मिल रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक डिसीजन दे दिया है राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका के ऊपर, उनका क्या रोल होगा उसके ऊपर, ठीक है। हुआ क्या दोस्तों, आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस था जो कि तमिलनाडु सरकार और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके बीच में उनके बीच जो आपके विवाद था, उसके लिए केस हुआ। तो ये केस कहाँ पर था? यह केस जो है यह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, ठीक है। केस कौन सा था? केस था तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की जो सरकार है, वर्सेज जो राज्यपाल है तमिलनाडु के, इनके मध्य जो विवाद था, इसके लिए केस था। और ये केस कहाँ पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट। ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और
तो सुप्रीम कोर्ट जब ये केस पहुंचा तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्यपाल के पास में पॉकेट वीटो पावर नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, ये 8 अप्रैल की तारीख है, इस तारीख को ये फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो राज्यपाल है इसके पास में पॉकेट वीटो पावर नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, जो यहाँ पर जितने भी शब्द लिख रहा हूँ आगे आने वाले समय में सारे शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो राज्यपाल के पास में पॉकेट वीटो पावर नहीं है, ये नहीं है, यह डिसीजन देने वाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक डिसीजन दे दिया कि राज्यपाल के पास में पॉकेट वीटो पावर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हुआ क्या दोस्तों, आपके जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, इस तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने 2020 में 10 बिल जो है वो पास कर दिए अपनी तरफ से। ठीक है, देखो कहानी शुरू कहाँ से होती है, कहानी शुरू होती है तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, इस तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर 10 बिल जो है वो पास कर दिए। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट बिल पास कर रही है, विधानसभा जो है वो बिल पास कर देती है, भाई गवर्नमेंट तो जनता ने चुनी है, अब जब जनता की चुनी हुई सरकार एक बिल पास कर देती है, आप जानते हो बिल अधिनियम कब बनता है, जब उसको विधानसभा पास कर देगी राज्य के अंदर और उसके साथ में गवर्नर साइन कर देंगे तो बिल जो है अधिनियम बन जाएगा। तो विधानसभा ने ये 10 की 10 बिल जो है वो पास कर दिए। ठीक है, 10 की 10 बिल पास कर दिए। 2021 में वहां पर राज्यपाल बन गए कौन, आपके RN रवि सर। कौन बन गए, तो 2021 के अंदर यहाँ पर राज्यपाल कौन आ गए, तो यहाँ पर जो राज्यपाल है वो आ गए RN रवि जी, है ना। तो RN रवि जी जो है ये यहाँ पर राज्यपाल बन गए। इनके पास में 10 की 10 बिल पहुंच गए साइन होने के लिए। ठीक है, इन्होंने 2020 से 23 तक जो 10 बिल थे आपके, ये 10 बिल जो है यहीं पर लंबित रह गए 2023 तक। कब तक, 2023 तक ये 10 जो बिल थे, ये 10 की 10 बिल क्या हो गए, यहीं पर लंबित रहे। इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया, KN रवि जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया 2023 तक। 2020 में बिल पास हो गए, 2023 तक उस बिल पर वहाँ के राज्यपाल जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और फिर लास्ट में कुछ बिल को आपके राष्ट्रपति को भेज दिया। लास्ट में कुछ बिल जो हैं उन्हें किसे भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया ना। राष्ट्रपति के पास कुछ बिलों को आरक्षित कर दिया, उनके पास में भेज दिया। ठीक है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट 2023 के अंदर कहाँ पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर कर दी कि भाई ये कौन सी पावर हुई, जब हम जनता ने हमको चुना है, हमने कोई बिल बनाया, जनता के लिए बेहतर सुविधाओं के लिए बिल बनाया, हमने शिक्षा में रिफॉर्म के लिए हमने बिल बनाया, कुलपति के अपॉइंटमेंट के लिए हमने बिल बनाया, तो वो बिल जो है वो गवर्नर जो है वो पारित क्यों नहीं कर पा रहे। जब गवर्नर नाम मात्र के प्रमुख हैं, वास्तविक प्रमुख हम हैं और हमने बिल पारित कर दिया है, तो बिल अधिनियम क्यों नहीं बन पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन पहुंच गई, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पहुंच गई, तमिलनाडु की गवर्नमेंट पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कहाँ पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी उन्होंने 2023 के अंदर ही याचिका दायर कर दी। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने याचिका दायर कर दी। ठीक है, अब उसके ऊपर फैसला आया, मतलब सोचिए आप, 1 साल बाद में तो इस पर डिसीजन आया आपके। तो अब 8 अप्रैल 2025 को इसी मामले में फैसला आया। बेंच जो बैठती सुप्रीम कोर्ट में आपके, उसमें थे जस्टिस जो आपके पारदीवाल हैं आपके, वो शामिल थे आपके, और जस्टिस R माधवन जी जो हैं, ये 2 आपके जज जो हैं वो वहाँ पर बैठे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 के अंदर डिसीजन दिया है। ठीक है, और डिसीजन जो दिया आपके सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें 2 जो न्यायाधीश थे आपके, वो 2 न्यायाधीश इसमें शामिल थे। ठीक है, एक थे आपके जस्टिस परदीवाला और एक थे जस्टिस R माधवन। ठीक है, तो 2 न्यायाधीश थे, एक थे जस्टिस परदीवाला और एक थे जस्टिस आपके R माधवन जी। इन दोनों ने यह ऐतिहासिक डिसीजन दिया है। ठीक है, जिस डिसीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, यह डिसीजन देने वाले कौन थे आपके, यही थे आपके डिसीजन देने वाले, और तमिलनाडु सरकार के पक्ष में डिसीजन दिया है। क्या करा इन्होंने डिसीजन जो दिया है वो तमिलनाडु सरकार जो है इसके पक्ष में डिसीजन दिया है। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है इसके पक्ष में डिसीजन दिया है, फैसला दिया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा, गुरुजी ये 3 साल राज्यपाल ने बिल को रोका क्यों था भाई साहब। ये जो 3 साल था,
ये जो 3 साल था, 20 का बिल था, 23 तक आपके बिल जो है लंबित पड़ा रहा। ये बिल को रोका क्यों राज्यपाल ने? क्यों ये विवाद हुआ? यह विवाद दोस्तों हुआ क्यों आपके? इन बिलों को क्यों रोका गया? इन बिलों को क्यों रोका गया? कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मैं कुछ आपको कारण ऐसे बता रहा हूं जो वास्तविक कारण थे आपके। पहला दोस्तों, आर्टिकल 200 जो है, राज्यपाल के पास जो शक्ति है, आप कोई भी बिल, देखो कोई भी बिल होता है, मैंने कहा आपसे, सेंटर के अंदर कहाँ जाएगा दोस्तों? किसी भी बिल को अगर पास होना है, किसी बिल को पास होना है, तो इस बिल को पास होने के लिए जो केंद्र है हमारा, इस केंद्र में क्या करना पड़ेगा? उसको लोकसभा से, राज्यसभा से और फिर राष्ट्रपति के साइन करने पड़ेंगे ना, ये होगा। और जो हमारा स्टेट है, यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर विधानसभा और फिर साथ में गवर्नर जो है, इसके साइन। तो अंत में साइन करने वाला कौन है? सेंटर में प्रेसिडेंट हो गया और स्टेट में गवर्नर हो गया। यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो बिल पर साइन करे, उसकी मर्जी, ना करे, असहमति कर दे, उसकी मर्जी। वो चाहे तो बिल को वापस भेज दे पार्लियामेंट को, रिकंसिडरेशन कर दे, उसकी मर्जी है। और वो चाहे तो उस बिल को अपनी जेब में रख ले, मतलब कि उस बिल पर नो रेस्पॉन्स कर दे, कोई भी रेस्पॉन्स ना करे, उसको अपनी जेब में रख ले। इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट में उसको रख लिया, वो आपके पॉकेट वीटो, हिंदी में इसको जेबी वीटो कहते हैं। ऐसी पावर्स उसके पास होती है। ये कहाँ लिखी है? ये हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 111 में लिखी है। तो राष्ट्रपति के पास जो पावर होंगी, ये कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 111 जो है, यहाँ पर है कि राष्ट्रपति के पास बिल से संबंधित आपके कौन कौन सी पावर होंगी। इसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है असेंट्स ऑन बिल। प्रेसिडेंट की पावर किसके ऊपर? असेंट्स ऑन बिल जो है, वो आपके लिखा हुआ है। यही बात हमारे संविधान में राज्यपाल के लिए कहाँ पर लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 200 के अंदर। यही बात संविधान में राज्यपाल के लिए कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 200 जो है, यहाँ पर लिख रही है। अब जो आर्टिकल 200 में जो राज्यपाल की पावर है ना, उसका मिसयूज किया जा रहा है। जो आर्टिकल 200 में राज्यपाल की जो पावर है, ये बिल क्यों रोका आपके? तो आर्टिकल 200 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 200 में जो गवर्नर की जो पावर है, उसका गवर्नर साहब जो है वो मिसयूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में भी यही हो रहा है, पंजाब में भी यही हो रहा है, तेलंगाना में भी यही हो रहा है। अब आप पूछोगे सर यही क्यों हो रहा है? मैंने शुरुआत में आपसे कही कि राज्य के अंदर गवर्नर और आपके मुख्यमंत्री में विवाद का सबसे प्रमुख कारण है केंद्र में सरकार किसी और पार्टी की होना और राज्य में सरकार किसी और पार्टी की होना। व्यवहारिक कारण है। और आप देख लीजिए, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु या केरल या पंजाब, जितने भी मैंने नाम बोले हैं, इन सब में आप महसूस करोगे कि यही एक प्रमुख कारण के रूप में था, क्योंकि राज्यपाल केंद्र अपॉइंट करता है राज्य के अंदर और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है। तो ये दोनों में जो विवाद उत्पन्न होता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कहा है कि राज्यपाल जो है वो किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो साफ साफ कह रहा है। बहुत सारे केस पहले भी ऐसे आ चुके हैं, बहुत सारे आयोग बन चुके हैं, सरकारिया आयोग था, बहुत सारे आयोग, पुंछी आयोग था आपके। तो ये साफ साफ कहा गया कि राज्यपाल किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं होता है। पर व्यवहारिक रूप में आप देख पाते हो कि राज्यपाल जो है किसी पार्टी विशेष से इन्फ्लुएंस होता है और डिसीजन लेते हैं। और यही कारण था कि इन बिलों को रोक लिया गया, क्योंकि उनके पास आर्टिकल 200 में पावर थी कि वो बिल पर सहमति, असहमति या बिल को वो रोक सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ था, टाइम का उल्लेख नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने वही टाइम का उल्लेख कर दिया है। तो पहला कारण तो ये। दूसरा कारण जो मैंने आपसे कहा, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपके, केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार, केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार जो है, ये भी एक प्रमुख कारण है। यकीन मानना, व्यवहारिक कारण तो यही है, व्यवहारिक कारण तो यही है। ऐसा थोड़ी दोस्तों राजस्थान में जो राज्यपाल हैं उनके पास आर्टिकल 200 की पावर नहीं है, उनके पास भी वही पावर है। लेकिन ये विवाद तमिलनाडु में क्यों आया, ये विवाद केरल में क्यों आएगा, ये विवाद तेलंगाना में क्यों आएगा? उसका कारण जो है वो पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, सेंटर और स्टेट में अलग अलग पार्टी की जो सरकार है, ये भी कारण इसका हो सकता है। और ये तमिलनाडु के अंदर भी ये भी कारण जो है वो इसका हो सकता है। ठीक है, एक दोस्तों कुलपति की जो नियुक्ति है ना, उसका विधेयक भी इस 10 में शामिल था।
और राज्यपाल ये पावर नहीं खोना चाहते। इसका विवाद भी वहां पर उत्पन्न हुआ है। तो जो कुलपति की जो नियुक्ति है, जो यूनिवर्सिटी में जो कुलपति होते हैं, इन कुलपति की जो नियुक्ति है, इसका भी बिल जो है ना वो इसमें शामिल था। और इस बिल को लेकर भी राज्यपाल और स्टेट गवर्नमेंट जो है इनके मध्य आपके जो है विवाद हुआ। अब पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया है बेटा ना। सुप्रीम कोर्ट जो है उसका डिसीजन क्या है ये देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसका डिसीजन क्या है, आपको एक बार में समझा रहा हूं, इसके बाद कोई आपको अलग से कहीं भी किसी बुक में सर्च नहीं करना पड़ेगा। जो भी इससे संबंधित फैक्ट बन सकते हैं सारे मैं आपको समझाने का प्रयास इसी में कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात बोली कि गवर्नर की मनमानी नहीं चलेगी। क्या बोली है सुप्रीम कोर्ट ने? पहली बात बोली है मनमानी पर रोक। मनमानी पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? मनमानी पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल विधेयक को रोक सकता है, बिल्कुल पावर है उसके पास में विधेयक को रोकने की, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकता। राज्यपाल विधेयक को सुनना, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक डिसीजन है। राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है कि वो उसको रोक के बैठ जाए, अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकता। राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकता। सीधी बात किसने कही है? सीधी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। वो जो है केवल आपके 3 माह तक ही रोक सकता है, ठीक है। कितने माह तक? 3 माह तक ही वो रोक सकता है। अगर उसको रोकना है तो 3 माह तक जो है रोक सकता है, अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकता। और अगर उसने किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भेजा था, अगर उसने किसी बिल को पुनर्विचार के लिए विधानसभा भेजा था और वह बिल पुनर्विचार के बाद में वापस अगर आ गया तो केवल उसको 1 माह ही रोक पाएगा। 1 माह के अंदर उसको वो बिल जो है पारित करना पड़ेगा, अपना डिसीजन देना पड़ेगा। तो अगर पुनर्विचार के लिए किसी बिल को भेजा, ठीक है, और पुनर्विचार होने के बाद बिल वापस आ गया, होने के बाद वापस कोई बिल आ गया, तो वापस आने पर वह उसको 1 माह तक ही रोक सकता है, वरना उसको फिर पारित करना पड़ेगा। साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ओनली 3 मंथ्स का टाइम है आपके पास में। आप सोच लीजिए, आप बिल पर सहमत हो या असहमत हो। असहमत हो तो बता दो क्यों असहमत हो, पर है आपके पास टाइम केवल 3 मंथ का। आपको रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है, पुनर्विचार के लिए भेजना है, वो भेज दो। आपके पास कोई वीटो पावर नहीं है, आपके पास में कोई वीटो पावर नहीं है, आपके पास कोई पॉकेट वीटो नहीं है कि आप अनिश्चित काल के लिए अपने जेब में उस बिल को रख लो। सीधी सीधी बात इसकी यह है कि राज्यपाल के पास में, गवर्नर के पास में नो पॉकेट वीटो। गवर्नर के पास में नो पॉकेट वीटो, कोई पॉकेट वीटो नहीं है। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि अनिश्चित काल के लिए मैं बिल को जेब में रख लूं, वो पॉकेट वीटो होती है। राज्यपाल के पास में कोई भी पॉकेट वीटो की पावर नहीं है। ये साफ साफ किसने कह दिया है? ये साफ साफ जो है गवर्नर, जो है आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने कह दिया, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट, आपके आर्टिकल 200 जो है उसकी व्याख्या कर दी है ना सुप्रीम कोर्ट ने। जो आर्टिकल 200 है, आप जानते हो इसी में क्या लिखा हुआ? इसी में जो गवर्नर है इसके असेंट के बारे में लिखा हुआ है। मतलब गवर्नर का जो किसी बिल पर है क्या रवैया होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं? देखो, पहला पॉइंट दोस्तों आपके, गवर्नर उस बिल पर सहमति दर्ज कर दे। अगर गवर्नर उस बिल पर सहमत है तो वो साइन कर देगा। अगर साइन कर देगा तो बिल क्या होगा? वो बिल आपके अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। गवर्नर उस बिल पर असहमति दर्ज कर दे, ये भी ऑप्शन हो सकता है। गवर्नर उस बिल को पुनर्विचार के लिए भेज दे, रिकंसिडरेशन जो है उसके लिए भेज दे कि एक बार वापस इसके ऊपर विचार कर लो, ठीक है। तो उसे भेज सकता है आपके। और गवर्नर चाहे तो उस बिल को, पॉकेट वीटो तो उसके पास होगा ही नहीं, मैंने कह दिया। गवर्नर चाहे तो उस बिल को जो है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। गवर्नर चाहे तो उस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। गवर्नर चाहे तो उस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, ठीक है।
ये चार उसके पास ऑप्शन हो सकते हैं, सहमति, असहमति, पुनर्विचार या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। ये चार उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित करने की बात आएगी ना, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी डिसीजन दे दिया। ये हमको अलग से समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों आपके, जब राष्ट्रपति के पास में कोई बिल जाएगा, मान लो गवर्नर ने राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित कर दिया, पहली बात तो 3 साल बाद नहीं करना है, शुरुआत में करना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये बिल पर डिसीजन राष्ट्रपति को लेना चाहिए, तो शुरुआती चरण में कर देना है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जो यहाँ पर किया है ना कि 3 साल बाद राष्ट्रपति को दे दिया ना, 3 साल तक क्यों रखा भाई आपके पास आपने? जब आपको समझ में आ गया कि मैं इस बिल पर डिसीजन नहीं लूंगा, यह बिल जो है आपके वो संविधान के लिए महत्वपूर्ण है, ये बिल जो है ऐसे विवाद से संबंधित है जिस पर राष्ट्रपति डिसीजन लेना चाहिए आपके, तो शुरुआत में कर देना चाहिए था। क्यों इसको 3 साल रखा आपने? तो शुरुआती चरण के अंदर ही आपको राष्ट्रपति को भेज देना है बिल को, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास जब बिल जाता है ना, तो आर्टिकल 201 के अंदर राष्ट्रपति के पास पावर है ना। जब राष्ट्रपति के पास बिल जाएगा तो संविधान में आर्टिकल 201 जो है, इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर जो है वो आर्टिकल नंबर 201 के अंदर है। अब आप पूछोगे सर आर्टिकल नंबर 201 में दोस्तों पावर कौन कौन सी है? देखो, राष्ट्रपति के पास कोई बिल दोस्तों पहुंचता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसके ऊपर सहमति दे दे, ठीक है। राष्ट्रपति चाहे तो बिल पर सहमति दे दे, राष्ट्रपति चाहे तो बिल पर असहमति दर्ज कर दे, वो असहमत हो जाए, यस या फिर नो। सीधी बात करो तो आपके राष्ट्रपति ने यस कह दिया, या फिर दोस्तों राष्ट्रपति ने आपके नो कह दिया, या फिर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। किसके लिए? पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया। राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा, और अगर बिल वापस पास होके आ गया तो फिर राष्ट्रपति को उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये वापस रिटर्न होकर आ गया, बिल रिटर्न होकर आ गया, तो फिर साइन करना मस्ट, अनिवार्य होगा, फिर साइन आपको करने ही पड़ेंगे। ये मस्ट होने वाला है दोस्तों, ये अनिवार्य होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए खेल दोस्तों यहाँ पर चालू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी कहा है कि इस केस में आपके पास भी पॉकेट वीटो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि इस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास भी नो पॉकेट वीटो। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति इसको अपनी जेब में रख ले, सोचो, वरना क्या होता दोस्तों, गवर्नर के पास में पॉकेट वीटो नहीं है, ठीक है, ठीक बात है। गवर्नर बिल आते सीधा किसको भेज देता? प्रेसिडेंट को भेज देता, और प्रेसिडेंट उसको जेब में धर के बैठ जाता। क्योंकि आप जानते हो भारत में प्रेसिडेंट वही करता है जो मिनिस्ट्री कहलवाती है, और मिनिस्ट्री वही कहती है जो प्रधानमंत्री कहते हैं। घुमा फिरा के दोस्तों बात तो वहीं आ गई, सरकार की बात आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपके पास भी इस केस में कोई पॉकेट वीटो नहीं है, आपके पास भी, आप भी इसको अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते, आप भी इसको अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते। आपके पास भी कोई पॉकेट वीटो नहीं है, आपके पास भी 3 महीने का समय होने वाला है, आपके पास भी 3 माह का समय होगा। 3 माह का समय, जो भी डिसीजन लेना आप ले लीजिए कि आपको साइन करने या आपको साइन नहीं करने, आप सहमत हो या आप सहमत नहीं हो। 3 माह का डिसीजन आपके पास में, 3 माह आपके पास में, आप डिसीजन ले लीजिए। अगर आप 3 माह में डिसीजन नहीं लेते हो तो देरी का कारण आपको बताना पड़ेगा। अगर आप 3 माह में डिसीजन नहीं लेते हो, देरी करते हो, तो इस देरी का कारण क्या हुआ ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और आपके डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, सुन लो मेरी बात को, आपके डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू जो है ये हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों, आपने जो डिसीजन लिया है उसको न्यायालय चेक करेगा कि आपने डिसीजन किसी पक्षपात के कारण तो नहीं लिया है, आपने डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव के कारण तो नहीं लिया है, आपने डिसीजन जो है वो किसी दबाव में तो नहीं लिया है। और हम हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देंगे, साफ साफ बोला है कि हम हमेशा जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि ये भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है भाई, हम हमेशा स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको प्रेफरेंस देंगे, स्टेट कैबिनेट को प्रेफरेंस देंगे हम। और हम ये जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर आती है, वह जो चीज़ है वह संविधान में
किसी भी आपके अनुच्छेद जो है अगर उसका उल्लंघन करेगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन ले सकता है, उसको समाप्त भी कर सकता है, ठीक है। ये पावर उसके पास में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इसकी जांच कर सकते हैं, साफ साफ लिख दिया। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति कल को बोल दे, सोच के देखो आप, चलो ठीक है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो नहीं है, ठीक है, मना कर दिया नहीं है, राष्ट्रपति ने कह दिया कि ये बिल गलत है, नहीं करूँगा साइन, फिर क्या करोगे तुम लोग? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मैं इस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता हूँ, मैं इसकी जांच करूँगा और अगर ये डिसीजन गलत पाया गया तो मैं इसको पलट दूंगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राष्ट्रपति को, अगर डिसीजन गलत पाया गया तो मैं पलट सकता हूँ डिसीजन को, और मैं हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दूंगा, मैं हमेशा उसको वरीयता प्रदान करूंगा, क्योंकि वो भी एक चुनी हुई सरकार है। तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए क्या कहा है कि पहली बात तो आपके पास भी पॉकेट वीटो नहीं है, आप भी अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते, आपके 3 महीने का टाइम आपको मिलता है, आप आराम से सोचिए, विचार कीजिए, 3 महीने का टाइम आपके पास रहेगा डिसीजन के लिए। देरी हुई है तो कारण बताना पड़ेगा, भाई देरी क्यों हुई है आपको, और एक आपके जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का हम प्रेफरेंस लेंगे। ये यहाँ पर साफ साफ कह दिया है, ठीक है। किसने कहा ये आपके, ये अभी हाल ही में, ये तो अभी का है जस्ट, ये तो अभी कुछ आपके 11 तारीख की बात है, ये तो अभी का है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के पास मैंने बता दिया कि अगर आर्टिकल 200 से अगर आर्टिकल 201 की ओर जाएगा तो आपके यहाँ पर, वैसे राष्ट्रपति के पास में अगर कोई बिल सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, कोई बिल 200 आर्टिकल 111 से सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई बिल जाएगा, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो वहाँ पर उसके पास पॉकेट वीटो होती है। अगर आपको याद हो तो याद कीजिए, एक केस में ऐसा हो चुका है, ज्ञानी जेल सिंह जी का केस था। ज्ञानी जेल सिंह जी राष्ट्रपति थे आपके, इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, उसके बाद में जो गवर्नमेंट बनी थी उस गवर्नमेंट ने एक ऐसा बिल पारित कर दिया था, डाक अधिनियम संबंधित बिल था आपके, किसी एक समुदाय के लिए कर दिया था, विशेष के लिए। तो उस समय ज्ञानी जेल सिंह ने वो बिल जो है वो अपनी जेब में रख लिया, कोई डिसीजन उसके ऊपर नहीं हुआ था। तो ऐसा केस आपके हमारे पास है, ठीक है। लेकिन ये पावर कौन सी, जब बिल सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जब बिल राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वहां पर उसके पास पॉकेट वीटो नहीं होगी। ये यहाँ पर साफ साफ जो है कह दिया है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे क्या फायदा होगा, ठीक है। मुद्दा ये, फिर हम बात करेंगे कौन कौन से आर्टिकल हमारे पास में, ठीक है। अच्छा, एक बात कि सर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे कैसे दिया इस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, उसके पास पावर कहाँ से आई यह डिसीजन देने की, है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर कहाँ से आ गई, यह डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ो डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या बोला है कि जो 10 लंबित विधेयक है ना वो आज से पास माने जाते हैं। सोचो आप, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं जो 10 पेंडिंग जो बिल थे, 10 जो पेंडिंग बिल हैं इनको स्वीकृत कर दिया जाए, 10 पेंडिंग जो बिल हैं इनको स्वीकृत किया जाए, ये हम आदेश देते हैं। आपके दिमाग में सवाल नहीं आया कि गुरुजी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कहाँ से आ गई? तो सुप्रीम कोर्ट जब आप पढ़ोगे ना, आर्टिकल नंबर आप जानते हो 124 टू 148 जो है, 147 जो है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। इसी में एक आर्टिकल है 142, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उल्लेख किया है अपने जजमेंट में कि हमने आर्टिकल नंबर 142 का उपयोग किया, आर्टिकल नंबर 142 का उपयोग किया है। इसकी लैंग्वेज तो अलग लिखी हुई है संविधान में, पर इसका मतलब होता है कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आर्टिकल पूर्ण न्याय जो है, कंप्लीट जस्टिस जो है, इसकी बात करता है। किसकी बात करता है? कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हम आर्टिकल 142 के द्वारा पूर्ण न्याय स्थापित करना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं। और अगर कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, अगर कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया, जैसे कि यहाँ पर था राज्य सरकार बनाम आपके राज्यपाल, अब संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, संविधान की व्याख्या करने की बात आ चुकी है कि इंटरप्रिटेशन कैसे करें संविधान का, तो यहाँ पर हम आर्टिकल 142 के द्वारा पूर्ण न्याय कर सकते हैं और डिसीजन दे सकते हैं। और हम डिसीजन देते हैं कि 10 जो बिल हैं इनको स्वीकृत कर दिया जाए और साथ में ये सारी बातों का यहाँ पर पालन किया जाना चाहिए। ये डिसीजन आर्टिकल 142 के द्वारा दिया गया। कंप्लीट जस्टिस जो है वो हमारे संविधान के अंदर है। कोई भी केस किसी भी कोर्ट के अंदर क्यों ना हो, कोई भी केस किसी भी स्थिति में क्यों ना हो,
किसी भी कोर्ट में क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट जब चाहे उस केस को अपने पास बुला करके उसका डिसीजन दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका उपयोग भी किया है। अगर दोस्तों जब हम बात करें किसकी, आपकी जब हम बात करें भोपाल की, किसकी, भोपाल की बात करें, और भोपाल में जब यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, 1984 की बात है, वहाँ पर जो आपके MIC जो गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है, इसका रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी आपने नाम सुना होगा। तो उसमें अलग अलग कोर्ट में अलग अलग लोगों ने आपके अपील दर्ज कराई, अलग अलग जगह पर, क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले लोग पूरे भारत के थे आपके। तो अलग अलग कोर्ट में बहुत सारे केस दर्ज हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी केस को अपने पास बुलाया, आर्टिकल नंबर 142 का यूज करते हुए, और एक साथ डिसीजन वहां पर दे दिया। ऐसा बहुत कम यूज करता सुप्रीम कोर्ट, पर ऐसा यूज पहले भी हुआ है, और यहाँ भी उन्होंने वो यूज करा पावर का, और ये आपके सामने डिसीजन। अब मुद्दा ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मुद्दा ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भाई ये भी जानना है ना, इतना बड़ा डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पहली बात तो संवैधानिक संतुलन बनेगा, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनेगा, संवैधानिक संतुलन बनेगा। समझना आप मेरी बात को, ये बहुत जरूरी है। जिंदगी में भी आपके संतुलन होना जरूरी है ना। इसीलिए कहते हैं ना, जब साइकिल पर बैठो तो साइकिल के पेडल मारते रहो ना। जिंदगी भी ऐसे चलती है, अगर साइकिल रुकी तो आप गिर जाओगे, पेडल मारते रहोगे साइकिल चलती रहेगी। जिंदगी भी कुछ इस प्रकार ही चलती है ना। जिंदगी में बस चलते रहो, हर दिन, हर क्षण, हर मिनट अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। रुके तो आप गिर जाओगे, रेस से बाहर हो जाओगे। यहाँ पर भी ये कहा है, संवैधानिक संतुलन आपके स्थापित होगा। राज्यपाल और सरकार, इनके बीच में जो शक्ति का जो संतुलन है वो स्थापित होने वाला है। राज्यपाल और जो आपके गवर्नर वर्सेज जो गवर्नमेंट है आपके, इनके बीच में शक्ति का संतुलन स्थापित होगा। ऐसा ना हो जाए कि गवर्नर अधिक पावरफुल हो जाए, क्योंकि गवर्नर दोस्तों नाम मात्र का प्रमुख है। असली प्रमुख तो राज्य के अंदर कौन है भाई, वहाँ की चुनी हुई सरकार है। अगर वो डिसीजन ही नहीं ले पा रही है तो फिर जनता को जवाब तो उसको देना है। भाई जनता सवाल किससे पूछती है? कभी गवर्नर से पूछती है सवाल? जनता नहीं पूछती गवर्नर से। जनता सवाल किससे पूछेगी? इनसे पूछने वाली गवर्नमेंट से। अब ये अगर काम ही नहीं करने देंगे तो ये क्या करेंगे? तो पावर का, शक्ति का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये इस डिसीजन से सामने आएगा कि पावर यहाँ पर बैलेंस होगी। दूसरी, निर्वाचित सरकार को, मैंने देखा ना, आपको मैंने बार बार बोला कि हम निर्वाचित सरकार को प्रेफरेंस देंगे। तमिलनाडु गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने ना, तो निर्वाचित सरकार जो है इसको प्रेफरेंस दी गई। यहाँ पर निर्वाचित सरकार जो है, निर्वाचित सरकार को प्राथमिकता दी गई है। निर्वाचित सरकार जो है इसको यहाँ पर जो प्राथमिकता है वो दी गई है आपकी। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा देश का, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी क्या कहती है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन जो है वही डेमोक्रेसी है। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पाएगी तो लोग कहेंगे गवर्नर ही ठीक है। फिर तो आपके गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है। और जब गवर्नर ही ठीक है तो फिर इलेक्शन किस बात के? और जब इलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो लोकतंत्र किस बात का आपके? तो लोकतंत्र इससे मजबूत होने वाला है अगर हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है हमारा संघवाद मजबूत होगा। जो हमारा फेडरलिज्म है, संघवाद जो है ये हमारा मजबूत होगा। ये भी पॉइंट सामने आने वाला है। संघवाद का दोस्तों मतलब ये है कि केंद्र और राज्य, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। केंद्र अपना काम करे लेकिन राज्य अपना काम करे, दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। वो है संघवाद। केंद्र भी है तो राज्य भी है। ऐसा ना हो कि केंद्र राज्य के ऊपर हावी हो जाए, जो इस केस में हो रहा था। भाई गवर्नर का हावी होने का मतलब है सेंटर हावी हो गया। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंटर करने वाला है। तो गवर्नर हावी होने का मतलब है सेंटर हावी हो गया। तो केंद्र हावी ना हो राज्य के ऊपर, इसलिए केंद्र राज्य के मध्य सेपरेशन ऑफ पावर के लिए ये बहुत जरूरी था। आपके संघवाद इससे मजबूत होगा, ये आपके सामने होगा। अब हम बात करते हैं कि इनके लिए संविधान में कौन कौन से आर्टिकल का उल्लेख है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब बात हम राष्ट्रपति की करते हैं तो इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल हमारे संविधान में?
देखो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो 53 के अंदर है। 54 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा आपके, उसमें कौन कौन भाग लेगा, इलेक्टोरल में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, वो 54 के अंदर लिखा हुआ है। 55 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की जो विधि है, इंग्लिश में लिखा हुआ है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। तो मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। 56 में उसका टर्म ऑफ ऑफिस, कार्यकाल लिखा हुआ है। 57 में क्वालिफिकेशन, योग्यताएं लिखी हुई है। 58 के अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ है, 57 में लिखा हुआ है री इलेक्शन, निर्वाचन लिखा हुआ है। 57 में क्या है? 57 में री इलेक्शन, निर्वाचन है। 58 में लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या है उसकी, है ना। 59 में लिखा हुआ है शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है। 60 में लिखा हुआ है शपथ, ओथ के बारे में। 61 में लिखा हुआ है इम्पीचमेंट, महाभियोग के बारे में। किसके बारे में? महाभियोग के बारे में। संविधान में हमारे में महाभियोग शब्द किसी और के लिए यूज नहीं हुआ है। कहीं कहीं आपको जज के लिए मिल जाता है वर्ड, पर सुप्रीम संविधान के अंदर महाभियोग वर्ड केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए। इम्पीचमेंट वर्ड जो है राष्ट्रपति के रिमूवल का प्रोसेस है, इम्पीचमेंट, महाभियोग, ठीक है। ये तो राष्ट्रपति के बारे में बात होगी। इसके बाद कौन सा पक्ष हमारे चर्चा में आया दोस्तों आपके? वो था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 124 है। सुप्रीम कोर्ट की संरचना क्या होगी, कितने न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट, न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनको पद से कैसे हटाएंगे, रिमूवल कैसे होगा, शपथ कैसे लेंगे, ये सारी बातें आर्टिकल 124 में लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट इज ए रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये आर्टिकल 129। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देगा तो भविष्य में हाई कोर्ट उस डिसीजन को आधार मान के अपना डिसीजन देंगे। ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 129, ठीक है। इसके अलावा 131 ये आपके मूल अधिकारिता, मतलब ऐसे कौन कौन से केस हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। मानो केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो गया तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट जाएगा। राज्य राज्य के मध्य विवाद हो गया, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जैसे ये वाला मामला था आपके गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य विवाद, आपके ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो ये मूल अधिकारिता हो गई, ठीक है। 131 है ना। एक है 137, सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को चेंज कर सकता है, उसके पास पावर उसकी है, आर्टिकल नंबर 137 में। एक है आर्टिकल नंबर 142, इसमें लिखा हुआ है पूर्ण न्याय की बात, जिस पर आज की हमारी पूरी क्लास आधारित है ना। एक है आर्टिकल नंबर 143, राष्ट्रपति को कोई परामर्श लेना है सुप्रीम कोर्ट से, लीगल एडवाइस लेनी है, वो ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट लीगल एडवाइस दे ना दे ये उसकी मर्जी है। अब कमाल देखा ना, सुप्रीम कोर्ट की लीगल एडवाइस को राष्ट्रपति माने ना माने ये उनकी मर्जी है। फिर क्यों ही दी भाई साहब? सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे ना दे ये उसकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी, उसको राष्ट्रपति माने ना माने ये उसकी मर्जी है। ये आर्टिकल नंबर 143 में लिखा हुआ है। इसके बाद तीसरा पक्ष कौन सा आता है? राज्यपाल। ये भी तो आया आज के क्लास में, राज्यपाल भी है। तो आर्टिकल नंबर 153 में लिखा हुआ है कि भारत के हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल नंबर 153 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल होगा, एक राज्य का राज्यपाल होगा, हर राज्य का राज्यपाल होगा। 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, पंजाब हरियाणा हो सकता है एक राज्य एक राज्यपाल। आर्टिकल नंबर 154 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 154 के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर के बारे में बात यहाँ पर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 159 में क्या लिखा हुआ है? शपथ के बारे में उल्लेख जो है, शपथ कौन दिलाएगा उसका उल्लेख जो है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है शपथ दिलाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 159 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके आर्टिकल 161 पूछूं आपसे तो यहाँ पर क्षमा दान की पावर जो है, राज्यपाल के पास क्षमा दान जो है, पार्डनिंग पावर जो है आर्टिकल नंबर 161 में लिखी हुई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 200 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 200 कहता है आपके सहमति की बात करता है ना, कि कोई भी बिल है उसके ऊपर राज्यपाल सहमत है या नहीं, उसकी बात आपके आर्टिकल नंबर 200 के अंदर आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। कितने मिनट में समझाया मैंने इसको? 40 मिनट में समझाया मैंने आपको इसको। पर यकीन मानना, अगर आप मुझे पूछो कि मैंने ये 3-4 घंटे में तैयार तो किया ही होगा, ठीक है।
कि मैंने इन तीनों पेज को तैयार किया, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि आपको मैं ये मुद्दा समझा रहा हूँ, मुद्दा ये है कि मैं आपको इस मुद्दे को सिलसिलेवार समझा रहा हूँ, क्रम से समझा रहा हूँ कि मुद्दा क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राज्यपाल के बारे में क्या कहा, राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा, आर्टिकल 200 के बारे में क्या कहा, 201 के बारे में क्या कहा, पॉकेट वीटो के बारे में क्या कहा, फिर इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या प्रभाव निकलने वाला है, राष्ट्रपति के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, गवर्नर के लिए कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन कौन से, ये सारी बातें। सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार आर्टिकल नंबर 142 का यूज करा, टोटल जस्टिस का यूज करा, कंप्लीट जस्टिस का यूज करा, वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, बाकी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो ये क्लास तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, और भी भविष्य में आपके सामने और जो भी मुद्दे होंगे उनको आपके सामने लेकर आता रहूँगा। ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा, और ध्यान रखिए वक्त आपका है, या तो सोने में निकाल दो या फिर अपनी मेहनत से इसको सोना बना दो। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। जय हिंद।